ये तो प्रॉपर पार्टी ऐसे होती है कि भी जैसे फर्ज करें कि आपने, मैं इसी सूट में कस्टम वालों को भी पार्टी बना देता हूँ। कस्टम को जब मैं पार्टी बनाऊंगा, ठीक है, कस्टम को मैं पार्टी क्यों बनाऊंगा? कि कभी वो प्रॉपर हैं, भी वो आके बताएंगे कि भी हाँ ये चीज इंपोर्ट हुई थी नहीं हुई थी, हमारे पास ये बंदा रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो इसलिए वो प्रॉपर पार्टी है। प्रोफार्मा पार्टी वो होती है कि जिसकी मौजूदगी भाई उनके खिलाफ मेरा रिलीफ नहीं होता। दे आर प्रोफार्मा पार्टी, मेरा रिलीफ नहीं है। ठीक है। वो बाद औक़ात आपके सूट की और प्लेंट की मेंटेनेबिलिटी के लिए जरूरी होता है। जैसे आप रजिस्ट्रार को डायरेक्टली पार्टी नहीं बना सकते, आपने उसके सेक्रेटरी को पार्टी बनाना है। ठीक है जी। तो इस वजह से आप कहते हैं कि जी मेरा सेक्रेटरी के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं है, ठीक है, मगर मैंने उसको पार्टी बनाया, वो हो गया प्रॉपर पार्टी, और वो सॉरी प्रोफार्मा पार्टी। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि अपना, अब मुझे ये सूट नहीं, मोबाइल नहीं मिल रहा, क्या वकला बरादरी का कोई भी नुमाइंदा जो है वो जाके ये सूट फाइल कर सकता है? ऑर्डर 1 रूल 8, रिप्रेजेंटेटिव सूट। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है कि आपकी एक कम्युनिटी को जो है वो एक कोई मसला दरपेश है, ठीक है, सपोजिटली, जो हम कहते हैं कि जी फलां सेक्ट के लोग जो है वो इस पार्क में नहीं आ सकते। तो उस पार्क का कोई भी बंदा, उसका उस सेक्ट का कोई भी बंदा जाके कह सकता है कि भी जी ये इन्होंने यहाँ पे हमारी एंट्री रोक दी है। आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल दोस्त। आपके इलाके में पानी का मसला है, आप कहते हैं कि जी मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आया हूँ, ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आया हूँ, तो इसलिए अब क्या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इस मोबाइल का सूट फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, ये मोबाइल अगर मुझसे गुम हो जाता है, आपको मिल जाता है, आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि भी जी मुझे ये मोबाइल मिला है, ये दोनों साहिबान लड़ रहे हैं, ये मेरा नहीं आपका, तो कौन सा सूट होगा ये? इंटरप्लीटर सूट। ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा अब रिप्रेजेंटेटिव सूट के बाद मुझे बताएं कि क्या कोर्ट एक उसमें जो है अपना सूट में दो फैसले, दो जजमेंट्स दे सकती है? सूट एक कानूनी कार्यवाही है जिसमें एक पक्ष। तो जजमेंट्स या दो डिक्रीज? दो जजमेंट्स। जजमेंट एक सिर्फ उसके अंदर काफी observations। शाबाश मुसलमानों, शाबाश, तुक्के शुक्के लगाओ। वी आर हेयर टू लर्न। ऑर्डर 1 रूल 4 नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कोर्ट आपको जो है, जहां पे हम देखें ना, बाद औक़ात एक लफ्ज यूज करते हैं प्लेंट्स में, ज्वाइंटली एंड सेवरली, ठीक है, कोर्ट कहते हैं नहीं मैं तो हर एक का अलग अलग दूंगा। तो कोर्ट एक एक्सरसाइज जो है वो जजमेंट्स दे सकती है। ठीक है जी। यहां तक चीजें समझ में आई? ठीक है। अच्छा जी, आप, आपने एक बंदे को जो है वो पार्टी बना लिया सूट में, ठीक है जी, वो आ गया, वो आके कह सकता है कि साहब मेरा तो इस चीज से कोई वास्ता ही नहीं है। तो वो कौन सी एप्लीकेशन मूव करेगा? कौन सी एप्लीकेशन मूव करेगा अगर कोई बंदा आके कहता है कि साहब मेरा तो इसके साथ वास्ता ही नहीं है? रिमूवल के लिए एप्लीकेशन देगा ना जी। ठीक है, उसमें दो हैं, एक 110 भी है, देगा वो यही, मगर वो ऑर्डर 1 रूल 9 एंड 10 2, ठीक है, इसमें जो है वो अपना। अच्छा अगर किसी को ऐड करना हो, 110 में ही वो ऐड होगा। अच्छा, ऐड होने के बाद फौरी तौर पे एक चीज होती है, वो क्या होती है? भाई जब भी कोई बंदा ऐड या अमेंड होगा ना, ये याद रखें, हम लोग जो है ना, एक दफा फीस मिल जाती है ना, उसके बाद हम जरा काम से जान बचाते हैं। जब भी कोई बंदा ऐड होगा या डिलीट होगा, आपने प्लेंट अमेंड करनी है। हम लोग सिर्फ अमेंडेड टाइटल दे देते हैं।
आप देखें ना, आपके केस में 4 डिफेंडेंट थे, ठीक है, एक आप माइनस हो गया। आपने अमेंडेड टाइटल दे दिया, प्लेट में तो हर जगह पे लिखा डिफेंडेंट नंबर 4, डिफेंडेंट नंबर 4, डिफेंडेंट नंबर 4। डिफेंडेंट नंबर 4 तो है ही नहीं। ठीक है। लाइकवाइज अगर कोई ऐड हो जाता है, जब ऐड होगा कोई बंदा, तो फिर आप उसको डिफाइन करेंगे ना, उसका रोल डिफाइन करेंगे, सारी की सारी चीजें जो हैं वो उसमें बताएंगे। अच्छा जी, सूट मेरा था, ठीक है, इस मोबाइल से मुतालिक, मगर वो सूट एबीसी ने फाइल कर दिया। क्या डिफेंडेंट आके कोर्ट को कह सकता है कि भी भाई ये तो सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ है? शूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ वो आके बता सकता है कि भी जी ही इज प्लेइंग स्मार्ट विद द कोर्ट। यस, हम लोगों ने इनके साथ एक ट्रांजेक्शन हुई थी, मगर वो इनके साथ नहीं हुई थी, इनके भाई के साथ हुई। तो ये कोर्ट के सामने पोज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। प्रॉपर पार्टी समझ में आ गई, नेसेसरी पार्टी समझ में आ गई, प्रोफॉर्मा पार्टी समझ में आ गई, रिप्रेजेंटेटिव सूट समझ में आ गया। ठीक है, इनका इफेक्ट जो है वो ऐड और डिलीट होने का ये समझ में आ गया। आगे बढ़ें। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप क्या होगा? मेरे ख्याल में जो आपका ऑर्डर 3 है ना जी, ऑर्डर 3 ये होना चाहिए था आपका ऑर्डर 1। सबसे पहले आप ढूंढते हो वकील, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। ठीक है जी, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। अच्छा, क्या कोर्ट जो है, इज देयर एनी डिफरेंस कि कोर्ट जो है वो, आपने आपका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट चला गया है, प्लीडर चला गया है, ठीक है, तो क्या कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर इन दोनों को एक जगह पे ट्रीट कर सकती है, इक्वल ट्रीट कर सकती है? इधर लीड करेगा और एजेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, विटनेस करेगा। यार कंपनीज कैसे बन रिप्रेजेंट होती हैं कोर्ट में? थ्रू एजेंट होती है ना, कंपनी तो नहीं जाती ना, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं जाती, कंपनी जाती है ना। ठीक है जी, कंपनी जाती है तो वो उसका एजेंट है। अब इन दोनों की अथॉरिटी में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, एजेंट जो है वो अगर आपका बंदे का डिफरेंट है, बंदे को का एजेंट है, ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी कितनी होगी? जितनी पावर ऑफ अटर्नी में लिखी हुई होगी। समझे नहीं। ठीक है, कंपनी है तो जितनी बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखी हुई होगी। तो इस वजह से जब आप पावर ऑफ अटर्नी बनाते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसके जरिए आप किसी को पावर देना, तो उसको जरा केयरफुली ड्राफ्ट करना है, उसमें आपने लिखना है कि मैंने क्या क्या किस किस चीज के लिए जो है उसको किया गया। ठीक है जी, आपने अपना वकील मुंतखब करना है। कोर्ट अगर चाहे, कोर्ट अगर चाहे तो वो आपको थ्रू, अब हमारे पास आपने देखा है जो समन आता है, ठीक है, अच्छा समन में और वारंट में क्या फर्क है? तब इनको बोल एथिक्स और बॉडी जो सर और बात वगैरह की बात आपके साथ की केस फाइल हो बॉडी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड सर, बॉडी सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है केस के अंदर। चले चले, शाबाश शाबाश, लगे रहें लगे रहें। इन चारों में से बताएं समन के स्पेलिंग सही कौन से वाले हैं? बताएं बताएं, शाबाश। ठीक है ना, बस सर फर्स्ट वाली TFT। ये चार ही सही नहीं है। ओरिजिनल जो लफ्ज है ना, वो समन्सिस है। ठीक है, ऑर्डर नहीं होता।
ऑर्डर्स होता है। ठीक है जी। समन और वारंट में बड़ा सीधा सा फर्क है। समन्स, आ जाइए प्लीज, ठीक है। वारंट, अब चल नहीं होगा। समझ गए आसान तरीन लफ्जों में। समन, आ जाइए प्लीज। वारंट, अब तो चलना है भाई। वारंट किसी के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, आपकी गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, थ्रू पुलिस, एसीडी, सीमीसी, किसी के भी थ्रू वो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है। समन आके जाके आपको थमा दिया जाएगा, देन इट इज ऑप्शनल। ठीक है। देन इट इज ऑप्शनल फॉर यू टू अपीयर और नॉट टू अपीयर। कभी सोचा कि कोर्ट जो है वो आपको प्लीडिंग के दौरान हर दफा डायरेक्ट नोटिस क्यों नहीं करती? नहीं नहीं, वंस यू बिकम अ पार्टी नहीं, पार्टी तो आप हैं, आपका रिकग्नाइज्ड एजेंट प्लीडर आ गया वहां पे। ठीक है। तो फिर वो प्लीडर को नोटिस करते हैं थोड़ी सी ईज के लिए ना, कि हर दफा आप बाज औकात हम भी जाके कोर्ट्स में कहते हैं कि सर प्लेंटिफ को डायरेक्ट नोटिस करें। ठीक है। वकील जब वकालतनामा विड्रॉ करता है रूल 50 के तहत, रूल 50 ऑफ सिंध चीफ कोर्ट रूल्स, उसके तहत जब अपना वकालतनामा विड्रॉ करता है तो फिर पार्टी को डायरेक्ट नोटिस होता है कि भी भाई आपके वकील साहब जो है इन्होंने खुदा हाफिज कह दिया, अब नया बंदा करो। ठीक हो गया जी। क्या कोर्ट जो है वो आपको डायरेक्ट बुला सकती है प्लीडर को अपॉइंट करने के बाद भी? हाँ, पर्सनल अपीयरेंस के लिए ही ये चीजें आपको सारी मिलेंगी ऑर्डर 5 में, कि किन सूरतों में कोर्ट आपको जो है बुला सकती है। मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। कोई डॉक्यूमेंट आपने आपसे प्रोड्यूस करवाना है कोर्ट ने, जो आपके पास है, और कोर्ट कह रहा है कि आप लाके कोर्ट को दिखाएं। ठीक है। उस चीज के लिए, इश्यूज की फ्रेमिंग के लिए, ऑर्डर 10 के तहत एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। ये पूछने के लिए कि भी भाई आप क्लेम का ये वाला हिस्सा एडमिट कर रहे हो या नहीं कर रहे, उस चीज के लिए। ठीक है जी। तो ये अच्छा, ऑर्डर 3 जो है उसमें मुझे कोई ऐसा कोई काबिल जिक्र चीज लगी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। बहरहाल इसको सरसरी तौर पे देख लेना है। ठीक है जी। अच्छा, फ्रेम ऑफ द सूट कहाँ डिफाइंड हुआ है जी? ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 6 में, ऑर्डर 5 में, ऑर्डर 3 में। फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर 6, 5, 4, 3 प्रेफर किया गया है कि वो जो सिक्स में बताया गया है। इज राइट। ऑर्डर 2 रूल 1 फ्रेम ऑफ सूट। अच्छा, फ्रेम ऑफ सूट में क्या जी उन्होंने कहा है? ठीक है। फ्रेम ऑफ सूट में उन्होंने क्या कहा है? फ्रेम ऑफ सूट में उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आपने कोर्ट को इनेबल करना है कि एक फाइनल जजमेंट या डिक्री देने के लिए आपने अपनी सारी चीजें देनी है। ठीक है। ऑर्डर 2 रूल 1 इनेबलिंग सेक्शन है, इनेबलिंग रूल है जो आपको इनेबल कर रहा है कि भाई आपने ये सारी चीजें बतानी है जिन पे आपका क्लेम बेस कर रहा है। ठीक है। ऑर्डर 2 रूल 2 में उन्होंने क्या कहा है? उसकी सारी की सारी उन्होंने बता दी कि भी भाई वजूहात जो है, भी अगर आपने कोई चीज शामिल नहीं की उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, क्या आप अपना कोई पार्ट क्लेम रिलिंक्विश कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट एनी जुरिस्डिक्शन? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑर्डर 2 रूल 3 के तहत आप कर सकते हैं, रिलिंक्विश कर सकते हैं, मगर याद रखिएगा, क्या टेरिटोरियल रिलिंक्विशमेंट हो सकती है? टेरिटोरियल रिलिंक्विशमेंट क्यों नहीं हो सकती? ऑफ लॉ। नहीं नहीं, क्वेश्चन ऑफ लॉ तो आपकी दूसरी जुरिस्डिक्शन भी है, फाइनेंशियल भी जो है वो भी है। टेरिटोरियल में क्या मसला है? नहीं हो सकती क्योंकि एग्जीक्यूशन में इशू आता है, एग्जीक्यूशन उसी जुरिस्डिक्शन में उसी बोलने का नहीं 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 नहीं, एग्जीक्यूशन का नहीं, एग्जीक्यूशन का नहीं और कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी है सर। नहीं। देखो, एग्जीक्यूशन में नहीं, एग्जीक्यूशन उसमें टेरिटोरियल के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर 16 के तहत ये ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ होता है।
ठीक है, जब उसको कॉज ऑफ एक्शन मुख्तलिफ जगहों पे अक्रू हो रही है ना, फिर इट इज द ऑप्शन ऑफ द प्लेंटिफ कि वो किस कोर्ट में लेके जाए। ठीक है। टेरी अब तो पिक्यूनरी का भी हमारे पास सवाल खत्म हो गया, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि भाई आप हाई कोर्ट में आ जाते थे। ठीक है, अब तो सब कुछ ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। ठीक है, तो लिहाजा अब रिलिंक्विशमेंट जो है वो पॉसिबल नजर नहीं आ रही। याद रखने की चीज क्या है कि आप पिक्यूनरी एडवांटेज जो है उसको रिलिंक्विश कर सकते हैं, टेरिटोरियल को आप नहीं कर सकते, क्योंकि टेरिटोरियल की सूरत में आपको ऑलरेडी विंडो शॉपिंग का ऑप्शन है। ठीक है, विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग का मतलब होता है कि यहाँ से नहीं तो यहाँ से, यहाँ से भी सब जगहों पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर जो एक सबसे अहम चीज होती है, ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब ये मोबाइल लिया था, अब मेरी उनके साथ बहस हुई थी, उसके लिए तो मैं उनसे डैमेजेस मांग सकता हूँ। ठीक है, मगर दूसरे दिन जो है वो मैं उनसे इस फोन का चार्जर खरीदने चला गया। क्या ये दोनों कॉजेज ऑफ एक्शन में ज्वाइंट कर सकता हूँ एक सूट में? समझ आ रही है ना यहाँ तक? खाने में कुछ पड़ रहा है या बस सिर्फ हम भाग रहे हैं? ठीक है, अगर खाने में पड़ रहा है तो ठीक है, जहां पे आपको लगे ना कि हम भाग रहे हैं मुझे बता देना, मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ना मुझे अपना टाइम जाया करना है ना आप लोगों का करना है। ठीक हो गया जी। आपने देखना है कि जो चीजें, सिर्फ वो चीजें जो एक ट्रांजैक्शन से अराइज आउट हो रही हो, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, ज्वाइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन, दोनों का रैशनल जो है वो सेम है, दोनों का मैट्रिक्स सेम है, दोनों को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है। एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने लोग होंगे वो पार्टी बनेंगे, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपके जितने क्लेम होंगे वो कॉज ऑफ एक्शन बनेंगे। एक ट्रांजैक्शन आपको राइट टू सू फॉर डैमेजेस दे सकती है, राइट टू सू फॉर लीबल दे सकती है, थेफ्ट दे सकती है, वट एवर जो दे सकती है, वो आपने सारी की सारी, ऐसी नहीं है कि भाई हर कॉज ऑफ एक्शन पे आपने अलग अलग सूट फाइल करते जाना है कि जी मैंने मोबाइल बुक करवाया, एक कॉज ऑफ एक्शन, इन्होंने नहीं दिया, दूसरी कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं गया वहां पे, बदतमीजी की, तीसरी कॉज ऑफ एक्शन। तो इस तरीके से ये सिलसिला जो है वो आपका लाम उतना ही नहीं है, इनडेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट है। समझ गए हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है। आपने बाप से प्रॉपर्टी ली है, बेटों का कुछ नहीं लेना देना, बेटियों को कुछ नहीं लेना देना, बीवी का कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, वो कॉज ऑफ एक्शन आगे चल के डिवॉल्व होगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेथ जो है वो डिवॉल्व हो सकती है, पहले इंस्टेंस में नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास जवाब होता है ना मुम्मी तौर पे कि यार इसकी पूरी फैमिली को ही वो कर दो, सू कर दो। ठीक है, ये गलत है, लीगली भी अखलाकी भी। ठीक है जी। ऑर्डर टू समझ में आ गया जी? ठीक है जी। ऑर्डर फोर तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो दो उसमें रूल्स हैं। ठीक है, वैसे सबसे छोटा ऑर्डर कौन सा है? नहीं नहीं, देख लें, मेरी नजर में एक और भी है। मेरे ख्याल में शायद ऑर्डर 47 है। नहीं, ये ऑर्डर फोर ही है, सही है, करेक्ट। ऑर्डर फोर है जी। यहां तक चीजें समझ में आ गई जी? ठीक है जी। अब देखें, अब थोड़ा सा अपना भी आप लोग दिमाग लड़ाएं। अब आपको नजर आएगा कि सीपीसी में कुछ चीजें आगे पीछे हो गई हैं। ऑर्डर सेवन में चला गया आपका सूट, ऑर्डर सिक्स में आ गई आपकी अमेंडमेंट, ऑर्डर फाइव में आ गई आपकी सर्विस। ठीक है, जबकि ये ऑल टुगेदर ऐसे होना चाहिए था कि ऑर्डर फाइव में होना चाहिए था आपका सूट। सूट आएगा तो भाई उसमें अमेंडमेंट होगी ना। ठीक है, अगर अमेंडमेंट होगी
तो ही जो है वो अपना वो, अगर सूट आएगा तो ही सर्विस होगी ना। ठीक है। मगर इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, और इन्होंने कहा कि भी नहीं जी, ये आपने सर्विस जो है वो इशू ऑफ सर्विस, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, ठीक है, वारंट्स की एग्जीक्यूशन कैसे होगी? ऑर्डर 5 तो इसको गवर्न करता है। हाँ जी, थ्रू पब्लिक ऑफिस तो होगी, ठीक है, मगर हमारा सीपीसी का कौन सा ऑर्डर उसको गवर्न करेगा? After 21, 21, I think. ऑर्डर 21, राइट, 28, before टू सर्टेन एक्सटेंट। नहीं नहीं, वो उस पर आते हैं, वो भी एक बड़ी मजेदार चीज है जी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं पहले डायरेक्ट ऑर्डर 7 पे, ताकि हम अपना सीक्वेंस जो है, अब मुझे बनाना है जी। मैंने वकील भी हायर कर लिया, हमारी कॉज ऑफ एक्शन भी तय हो गई, ठीक है। अब हमने बनाना है सूट, ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 1 क्या कहता है? सूट का जो है वो बुनियादी ढांचा क्या होगा? सबसे पहले कोर्ट का नेम, ठीक है, ये तो मैंने फिगरेटिवली लिखा है, ठीक है, मगर यहाँ पे आपका कोर्ट का नंबर आएगा, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ डैश सीनियर सिविल जज, सिविल जज, मैजिस्ट्रेट, एडीजे, डीजे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये क्या ओ मसला होगा, ये तो एक ही बंदा नहीं है, सिविल जज और मैजिस्ट्रेट। हाँ जी, किसको? सिविल जज के पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी होती है। ये हाँ, ये इस तरीके स्पीड से आनी चाहिए चीज ना, एनर्जी के साथ, कि जी सर, जब वो क्रिमिनल साइड पे काम कर रहा होगा, 173 की रिपोर्ट लिख रहा होगा, तो वो बंदा होगा मैजिस्ट्रेट। वही बंदा जब आपको इंजंक्शन दे रहा होगा तो वो हो जाएगा सिविल जज। ठीक है जी। सबसे पहली चीज क्या आ गई कि जी आपने कोर्ट का टाइटल लिखना है, उसके बाद प्लेंटिफ, ABC सन ऑफ XYZ, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा मसला होता है हमारे साथ, बात औक़ात आपको नहीं पता होता। लॉ ये रिक्वायर करता है, डिसेंसी ये रिक्वायर करती है कि अगर आपको नहीं पता तो आप कर दे सन ऑफ नॉट नोन टू प्लेंटिफ, डिफेंडेंट्स के लिए, जब मैं किसी के लिए भी, ये एक बहुत बुरी बात है, जो हम सब बात औक़ात लिखते हैं ना, सन ऑफ अननोन, ठीक है, उस पे मैं कहता हूँ वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। सन ऑफ नॉट नोन, हम लोग हाई कोर्ट में खासकर क्या करते हैं, ठीक है, जब हमें पता होता है ना कि बंदे का फलां होता है, हम सिर्फ नाम लिख देते, हम वालिद की तरफ जाते नहीं। इसमें आपने क्या क्या चीजें लिखनी है? नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, ये चीज लाजमी लिखनी है। अडल्ट, अडल्ट अगर है, अडल्ट अगर है तो लिखना है, अगर नहीं है तो फिर यहां पे क्या आएगा? माइनर। माइनर के बाद क्या फॉलो करेगा? माइनर मुस्लिम, माइनर हिंदू, ठीक है, जो भी है माइनर, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे थ्रू इसके, ठीक है। अगर अडल्ट है, वो थ्रू अटर्नी आ रहा है, तो फिर आप यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अगर कंपनी है, ABC कंपनी है, थ्रू इट सेक्रेटरी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देंगे, प्लेंटिफ अपना एड्रेस देगा, समझ गए जी। अच्छा, उसके बाद आपने डिफेंडेंट्स देने हैं, ठीक हो गया जी।
उसके बाद आपने इसी तरीके से डिफेंडेंट्स देने हैं। फिर क्या देंगे आप? टाइटल ऑफ द सूट देंगे ना। टाइटल ऑफ द सूट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जो आपका सूट है, टाइटल भी आप कोर्ट से मांग क्या क्या रहे हैं? ठीक है, मांग क्या कर रहे हैं? मैं कोर्ट से डिक्लेरेशन मांग रहा हूँ, ठीक है, मैं पोजेशन मांग रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं इस मोबाइल के लिए सूट फाइल करूंगा तो मेरी टाइटल में क्या लिखा जाएगा? बता, स्पीक आउट, स्पीक आउट, गलत सही। वो बड़ी खुशी होगी अगर आप लोग गलत बताएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे आपकी हिचकिचाहट खत्म करनी है सिर्फ, ठीक है। क्या लगाएंगे? भाई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लो ना। मेरा मुआहदा हुआ था, मैंने ये चीज खरीदने का, वो मुझे नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगूंगा ना, ठीक है। चाय मंगवा लूं? ठीक है। टाइटल आ गया। टाइटल के बाद नहीं, पैरा वन में आपने देना है हमेशा, ये याद रखें आप। बड़ी अच्छी, मैं आपको प्लेंट बनाने की तरकीब बता देता हूँ। पैराग्राफ वन में आपने देना प्लेंटिफ का इंट्रोडक्शन, कि प्लेंटिफ क्या है, क्या करता है। और उसके साथ थोड़ा सा खूबसूरती के लिए आपने ऐड कर देना है कि जी पाकिस्तानी सिटीजन है, तो इस वजह से प्लेंटिफ के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है जी। पैरा टू में आप क्या देंगे? डिफेंडेंट्स का इंट्रोडक्शन, थोड़ी थोड़ी उनकी डिस्क्रिप्शन के कि भी जी ये बंदा है, ये करता है, इस जगह पे वाक़ है। उसमें आपने बताना होता है कि बाद औकात के कि भी जी डिफेंडेंट नंबर वन इज अ हैबिचुअल चीटर, इज अ फ्रॉडस्टर, इज इन्वॉल्व इन मैनी काइंड ऑफ लिटिगेशन, ठीक है। मेरा सगा भाई है, मेरी सगी बहन है, जो भी है, वो आपने उनका देना है इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया जी। उसके बाद पैरा थ्री। पैरा थ्री में व्हेन आई एम ड्राफ्टिंग अ प्लेंट, मैं क्या करता हूं कि मैं पैरा थ्री में, पहले नहीं अब मैं ये क्या करता हूं कि मैं एक हेडिंग देता हूं कि स्कोप ऑफ द सूट, ठीक है। एक हेडिंग देता हूं स्कोप ऑफ द सूट, और उसमें मैं बताता हूं कि भी जी इस सूट के जरिए मैं मांग क्या रहा हूं। वक्त बहुत तेज हो गया है, जजिस के पास पढ़ने को टाइम नहीं है, ठीक है, तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप कोशिश करें किसी शॉर्ट तरीके से अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। उसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप लिख दें कि जी मेरे सूट का स्कोप ये है, इसके ज़रिए मैं अपना मोबाइल की वो सारी मांग। उसके बाद आपने लिखनी है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है आपने? कि जी क्या हुआ था, मैं कैसे इनके पास गया, क्या चीज़ मैंने ली थी, क्या चीज़ बताई थी, क्या इन्होंने मुझे कहा था, सारी की सारी चीज़ें। एक फैक्ट आपको पता है और आपने नहीं बताया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? सब्सिक्वेंट आप एलेज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे लिए एडवर्स हो सकता है, हमारे लिए एडवर्स भी हो सकता है, ठीक है जी। आपने ट्रांजैक्शन देनी है। ट्रांजैक्शन देने के बाद आप क्या देंगे? डायरेक्टली आपने बताना है कि कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, अच्छा अब मुझे बताना है कि भी इनमें से कौन सा दुरुस्त तरीका है कॉज ऑफ एक्शन लिखने का। मीर खान ये तो अरेंज करके देंगे प्लीज।
चलें जी, बताएं मुसलमानों। कौन सा? लास्ट आपका आंसर आ गया, आप बताओ। अच्छा चलो, मुझे कॉल आया। चार ही गलत है। चार ही गलत। आपने डेट बतानी है, डेट स्पेसिफाई करनी है। 2015 का सीएलसी का केस है, रिपोर्टेड केस है। मैंने ही असिस्ट किया था उसमें, मैं डिफेंडेंट था। मैंने 7-11 की एप्लीकेशन लगाई थी, और मैंने कहा था सर ये लिख रहे हैं कि जी मुझे एक कॉज ऑफ एक्शन जो है वो अक्रू हो गई उसमें, पिछली गर्मियों की छुट्टियों में, एक इस गर्मियों की छुट्टियों में, एक आने वाली गर्मियों की छुट्टी में। स्पेसिफाई तो करें। ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? स्पेसिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर फर्ज करें, स्पेसिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, चले आप बताएं, मैं क्यों बताऊं सारी चीज़ें, आप लोग बताएं ना। और ताकि सेटिंग किया जा सके एक्चुअली सारे टेंशन फिगर से सेटिंग किया जा सके कि किसी वो चीज को बैंक हुआ कि नहीं सर। डेट का सर कॉन्फ़िगरेशन में डेट टाइम की बहुत ज्यादा बदलने की बिल्कुल पता चलता है तो उससे भाईजान लिमिटेशन क्या की एप्लीकेशन के लिए, लिमिटेशन की एप्लीकेशन के हो सकता है जिस दिन उन्होंने सूट फाइल किया वो 25 जून है, ठीक है, और 23 जून पे वो जो है वो टाइम बार हो रहे थे। उन्होंने कहते जी इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, आपने लिमिटेशन का बार ले लिया और आपने आगे बताया कि सर ये तो 23 जून पे जो है वो हो रहे थे, टाइम बार हो रहे थे। आप कहेंगे नहीं सर मुझे तो 30 जून को हुई थी। देखे 4 दिन से मैं बच गया ना। समझ रहे हैं? इसलिए आपने कॉज ऑफ एक्शन जो है डेट वाइज लिखनी है। ठीक हो गया जी। कॉज ऑफ एक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज, सारी कॉजेज ऑफ एक्शन एक दफा ही लिख देनी है। कोई कॉज ऑफ एक्शन आपको सब्सिक्वेंटली अक्रू होती है वो ऐड हो सकती है। ठीक हो गया जी। कॉज ऑफ एक्शन देने के बाद आप क्या करेंगे? प्रिडिक्शन वैल्यूएशन है वैल्यूएशन एंड ज्यूरिसडिक्शन। वैल्यूएशन में आपने लिखने हैं 3 चीजें। नंबर 1, वैल्यू ऑफ द रिलीफ, ठीक है। नंबर 2, कोर्ट फी। नंबर 3, इफ एनी पोर्शन हैज बीन रिलिंक्विश्ड। ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि जो अग्रीमेंट है उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में? जिस भी चीज का कर रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से मॉनेटरी वैल्यू बस। ये तो हम बाद में जो है वो हम कह सकते हैं कि जी मैं इंजंक्शन को इतने पे वैल्यू, ईच रिलीफ इज टू बी वैल्यूड सेपरेटली। फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इतने पैसे, फॉर डेक्लरेशन इतने पैसे, फॉर डैमेजेस इतने पैसे, फॉर इंजंक्शन इतने पैसे। ठीक हो गया जी। अब आ जाएं प्रेयर क्लॉज पे। एग्रीमेंट में जो लिखी होगी, अगर इस मोबाइल की कीमत 1 लाख रुपया है तो मैं 1 लाख ही लिखूंगा। डिफरेंट हाँ वो देखे ना, ऐसे है ना, देखे हाँ वो ऐसे होता है ना कि कभी आप कहते हैं कि कभी जी ये तो मेरा 1 लाख रुपया हो गया मोबाइल, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्म, मैं मांग रहा हूँ 25,000 डैमेजेस के, ठीक है। और मैं कहता हूँ इंजंक्शन, इंजंक्शन के लिए जो है वो मैं कह देता हूँ जी 5 लाख रुपया, क्योंकि हमारे पास है स्टैटिक कोर्ट फी ना, ठीक है। 6 लाख रुपए से ऊपर जो है वो 15,000 ही है, ठीक है। आप पाकिस्तान से बाहर जाएं वहां पे फिर ये चीजें जो है वो चेंज होती हैं, आपकी वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फी चेंज होती है, तो ले आप 6 लाख से नीचे आपका देखे 50,000 और 1 रुपए तक जो है आपकी कोई कोर्ट फी नहीं है। 50,000 1 रुपया, 500,001 कोई कोर्ट फी नहीं है। इससे ऊपर कोर्ट फी है। इसीलिए मैं हमेशा जो नए बच्चे आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि भाई आप एक काम करें सीखने के लिए, ठीक है, अपनी 1-2 बंदों के खिलाफ जो है ये सूट फाइल करें, 30,000 रुपये का फाइल करते हैं, कोई कोर्ट फी नहीं है, ठीक है, कोई कोर्ट फी नहीं है, उसमें आप पूरा सीखेंगे।
₹15 की टिकट लगेगी। लगनी लगेगी। बस हाँ, ₹15 की टिकट लगेगी। ठीक है। एक बंदा जाके इंस्टीट्यूट करेगा, सारा प्रोसेस होगा, आपको नोटिस समझ जाएंगे, आप आएंगे, सारी चीजें। ठीक हो गया जी। प्रेयर क्लॉज के बाद क्या होता है? क्या चीज? भाई वेरिफिकेशन क्यों? आपने बताइए तो वेरिफिकेशन प्लान का हिस्सा है। वेरिफिकेशन लाजमी है जी, बिल्कुल लाजमी है। ठीक है। वेरिफिकेशन आपने देनी होती है। अभी तो खैर वो हमारे पास ये आ गया ना, ये वाला ऑर्डर 6 रूल 15 वेरिफिकेशन को गवर्न करता है। उसमें आपने क्या देनी है? एक स्टेटमेंट देनी है। सोलोमनली अफर्म्ड ऑन ओथ बिफोर ऑन ओथ बिफोर मी ऑन दिस डैश डे ऑफ फलाना बाय so and so who has been identified to me by Mr. so and so who being practicing advocate is personally known to me। ये स्टेटमेंट आपने देनी है। ठीक है। फिर उसमें बाद का कुछ लोग ये भी करते हैं, जो कि अच्छी बात है, कि भाई जी जो कुछ मैंने इन पैराग्राफ से लेके इनमें कहा है, इट इज बेस्ड ऑन माई इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज ट्रू एंड करेक्ट। ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है जी? एफिडेविट वगैरह हो गया। ठीक है जी। ये लिस्ट ऑफ लीगल आर्ट्स किस लिए लगेंगे? पार्ट है। ये होगा ये पार्ट कौन सा कौन सा ऑर्डर, कौन सा रूल? 7 ऑर्डर 7 रूल 26 बता दो ना। ऑर्डर 20। ठीक है। एक कंप्लायंस जो हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, वो पंजाब में होती है, वो है ऑर्डर 7 रूल 14 की, या ऑर्डर 14 रूल 1 की। लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो लोग साथ ही देते हैं, हम लोग बाद में देते हैं, वो लोग साथ देते हैं एक ही दफा में। अच्छा जी, अब सूट मुझे मिल गया। ठीक है। मैं वकील साहब नया नया हूँ जी, पहला मेरा केस है, मुझे मिल गया। अब मैं जाता हूँ, जाके उसकी टेबल पे रख देता हूँ सीओसी की। सीओसी मुझसे पहली चीज क्या मांगेगा? फाइल कवर के अलावा लीगली। नहीं, ये मैं दुख समझता हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस का ये सही वाला दुख है। हाँ, नहीं नहीं, ये सही है बिल्कुल। कोर्ट फी सबसे पहली चीज वो आपसे जो मांगे करूंगा। मैं एग्जामिन करूंगा 7-10 पे और 7-11 पे। 7-10 पे फॉर पिक्यूनरी एंड टेरिटोरियल jurisdiction, 7-11 फॉर कॉज ऑफ एक्शन। इट डज नॉट डिस्क्लोज इज कॉज ऑफ एक्शन और बार्ड बाय लॉ। दो चीजें। ठीक है। बेसिकली तीन चीजों में प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं। लैक ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, बार्ड बाय लॉ। टाइम बार है। ठीक है। टाइम बार है। वो बी और सी आप मिला के पढ़ेंगे तो वो एक ही बनती है। ठीक है। टाइम बार है। कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अदरवाइज बार्ड है। कैसे बार्ड है? क्योंकि जी इस पे तो इसने सर्विस अपील फाइल करनी थी, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी थी। ठीक है। हाई कोर्ट में सीपी लगानी थी। ठीक है। ट्राइब्यूनल में जाना था, एंटी इंक्रोचमेंट ट्राइब्यूनल में जा सकता था, आईपी ट्राइब्यूनल में जा सकता था। समझ गए जी? मैंने एप्लीकेशन लगा दी और जाके बड़े जोरदार तरीके से आर्ग्यू की, और कोर्ट ने कहा प्लेंट रिजेक्टेड। क्या प्लेंट रिजेक्ट होने के बाद मैं दूसरी प्लेंट प्रेजेंट कर सकता हूं? 7-13 के तहत मैं प्लेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किस सूरत में रेस जुडिकाटा लगेगा? आगा फैसल साहब की रीसेंट जजमेंट है। नहीं नहीं नहीं, देखें, नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जब जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरिट तो गया ही नहीं ना, हम अभी ज्यूरिसडिक्शन पे थे। मेरिट तो तब जाएगा ना जब आपके इश्यूज जो है वो फ्रेम होंगे। ठीक है। किस सूरत में रेस जुडिकाटा लगेगा? इफ द प्लेंट वॉज बार्ड बाय लॉ, मतलब आपने टाइम बार दिया था।
ठीक है। तो पहले हमारी प्लान रिजेक्ट हुई, वो टाइम बाहर पे हुई, फिर देन आप हमारा दूस इंडिकेटर लगेगा। हाँ जी, फिर आप 713 में नई प्लेट नहीं दे सकते। रफी। फिर आप आगे ही बढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, 7 रूल 13 की क्या है? अपील है, रिव्यू है, रिवीजन है? ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत जो प्लेन रिजेक्ट होती है, अपील और रिवीजन दोनों नहीं हो सकती मेरे बाबू। ये लिख लें, या अपील होगी या रिवीजन होगी। ठीक से मैंने जो ऑर्डर अपीलेबल है ना, वो अपीलेबल हैं। जो अपीलेबल नहीं है उनके खिलाफ रिवीजन है। करेक्ट कर दीजिए। अगर मैं प्लेंटिफ और मैं मेरी क्लेम जो रिजेक्ट हुई सर, तो फिर जो है वो अपील होगी, और अगर वो डिस्मिस हो गई मेरी एप्लीकेशन 711 की, तो फिर रिविजन होगी इसकी सर। इसका करेक्ट कर दीजिए। नहीं 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 नहीं। देखिए, मैं दोनों दोनों सूरतों में जो है ना, दोनों सूरतों में ये इसमें रिवीजन ही आती है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 711 की एप्लीकेशन डिसमिस होगी, नहीं सर नहीं। तो 711 की एप्लीकेशन डिसमिस होगी तो अपील होगी, अगर अलाउ होगी तो फिर रिवीजन होगी। सर मैं ये क्या रिजेक्ट हुई है, तो प्लेंटिफ जो है वो अपील दाखिल करेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपकी कंफ्यूजन में दुरुस्त कर देता हूँ। अब यही मेरा अगला सवाल था कि जब आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट होगी तो फिर डिक्री बननी चाहिए। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो डीमिंग डिक्री है। ठीक है, ये ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। सही है, इसके खिलाफ आप करेंगे रिवीजन। सही है। अच्छा, अगर आपकी रिवीजन भी डिसमिस हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे हाई कोर्ट में? क्यों? सीपी की बात है, सेकंड रिवीजन। पूरा कौन सा सेक्टर बोलेंगे सर? सेकंड रिवीजन करेंगे ना, आप फोन पे थे ना, आप पीछे रह गए। अच्छा अच्छा सर। ठीक है ना, सेकंड रिवीजन करेंगे ना। और भाई सीपी करेंगे, सेकंड रिवीजन कहाँ लिखी हुई है लॉ में? प्रोवाइडेड ही नहीं है। हम सीपी करते हैं, रिट ऑफ सर्चरी और रेट ऑफ सर्चोरर आय होती है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं 711 से आगे बढ़ गए जी। कोर्ट ने डिसमिस कर दी। अलाउ करने वाला तो हमने पूरा देख लिया ना, कि अलाउ करने की सूरत में क्या होगा कि हम दोबारा प्लेंट दाखिल कर सकते हैं 7 रूल 13 में। ठीक है, और अपना जो है बेटा, बात ये है कि ये बात है पढ़ने से। ठीक है ना, हम बजाय इसके कि कभी हम ये कहें, अपने क्लाइंट को एडवाइस करें कि कभी यार अपील नहीं करते, हम नहीं प्लेंट दाखिल कर देते हैं सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, अगर हम लिमिटेशन में हैं, हम कहते हैं नहीं अपील ठीक है। और बाद औकात ये पहली दफ़ा मैंने हानी साहब की अदालत में देखा था, उन्होंने कहा कि आप लड़ते लड़ते हाई कोर्ट तक आ गए, 7 रूल 13 पढ़े, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने कहा उधर ही प्लेंट जाके नहीं दाखिल कर दें, खत्म। आपके पास ये कौन सी सिक्योरिटी लिमिटेशन तो आपके चलती रहेगी ना, आप बताइए। लिमिटेशन चलती। डॉक्टर ना इलेक्शन का कह रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मैं आपको बताता हूँ, ये आखिर में मैं बताऊंगा। पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 828, नोट कर लें आप। 2018 सुप्रीम कोर्ट 828। अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गई? अच्छा जी, अब मैंने रिटन स्टेट, ठीक है, पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 828, मैंने रिटन स्टेटमेंट दी। अब रिटन स्टेटमेंट के बाद क्या होगा? अगर कोई मेरी एप्लीकेशन है कोई इंजंक्शन वगैरह की, तो वो डिसाइड होगी, नहीं तो ऑर्डर 10 के तहत पार्टीज जो है वो एग्जामिन होंगे। ठीक है, अब चूंकि हम लोग वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमने फौरी तौर पे क्या करना है कि जी इश्यूज फ्रेम हो गए। इश्यूज कितनी किस काइंड्स के होते हैं जी? कौन कौन से? इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ। अगर कोई इसी चीज का इशू नहीं बना तो आप उसको रिकास्टिंग की एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपने रिकास्टिंग की एप्लीकेशन भी नहीं दी। ठीक है, रिकास्टिंग की भी एप्लीकेशन नहीं दी, आगे बढ़ गए, फिर क्या होगा? नहीं, आपने अमेंडेड इश्यूज तो कहीं भी फ्रेम हो सकते हैं, एक इशू फ्रेम नहीं हो, जजमेंट की स्टेज आ गई।
और आपका कोई रिलीफ बनता है, तो कोर्ट कैन ग्रांट यू द रिलीफ, चाहे आपने वो रिलीफ प्रे नहीं भी किया। एनी अदर रिलीफ की वजह से भी कह सकते हैं, यहाँ सिविल कोर्ट के पास इतनी पावर्स हैं। सेक्शन 94 पढ़िएगा जरा, सेक्शन 94 जस्टिस एंड इक्विटी, 94 सीपीसी। आपने सेक्शन 94 सीपीसी, सर सेक्शन 94 सीपीसी पढ़ लिया, समझ लिया, आपकी आधी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, 94 का ई पढ़े, 94 का ई पढ़े जरा, आपको अंदाजा होगा कि भी सिविल कोर्ट के पास कितनी पावर्स हैं। The makes such other interlocutory orders as may appear to the court to be just and convenient. बस देखे ना, कोर्ट की डिस्क्रेशन पे आके। ठीक है जी, इश्यूज फ्रेम हो गए। इश्यूज फ्रेम होने के बाद क्या होगा कि आपका एविडेंस चलेगी, List of witnesses. लिस्ट ऑफ विटनेसेस। और Yes. अच्छा, ये हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी हम लोग जो है वो बाद में देते हैं। पंजाब में, बाकी पूरे पाकिस्तान में वो लोग पहले दिन पे अपनी साथ दे देते हैं। ठीक है, हमें बड़ा टाइम मिलता है, उसके बाद जो है वो हम लोग दे सकते हैं। आपने लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं दी हुई, मगर आपका विटनेस कोर्ट में मौजूद है, तो कोर्ट क्या करेगी? विटनेस भगा देगी। ऑप्शन ए, आप पे फाइन लगाएगी। ऑप्शन बी, विटनेस को जो है अपना कोर्ट से बाहर खड़ा कर देगी। ठीक है, या आपको कोर्ट कहेगी कि कभी जी अपनी लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करो। So witnesses. But we should take that's the answer. भाई सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि अगर 7 डेज का आपका टाइम है या खत्म हो गया है, जो विटनेस कोर्ट में आ गया, जिस दिन आ गया उस दिन कोर्ट ने एग्जामिन करना है। ठीक हो गया जी, यहां तक चीजें समझ में आ गई, क्लियर हैं? ठीक है जी। उसने विटनेस बताया नहीं था, लिस्ट ऑफ विटनेस नहीं किया, डायरेक्ट आ गया तो कोर्ट एग्जामिन करेगा। ओके, नहीं तो ये तो पार्ट ऑफ प्लीडिंग्स में कहीं भी है ही नहीं। देखिए, पार्ट ऑफ प्लीडिंग का तो आपका उस वक्त पे पता लगेगा ना, कि आप एविडेंस जब रिकॉर्ड करवा रहे हैं ना, वहां पे आपके पास मौका होता है कि आप ये कह सकते हैं कि सर ये तो एविडेंस बियॉन्ड प्लीडिंग है। उस वक्त पे भी रोक सकते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट में भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सर ये जो विटनेस आया था ना, आपने ग्रेसफुली अलाउ कर दिया। लॉ ये है कि भी आपने उस विटनेस को एग्जामिन करना है। ठीक है, दैट टाइम में ऑब्जेक्शन होता है, कोर्ट खुद भी कह रही होती है, अदर साइड भी कह रही होती है कि सर ये तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं लिया, नहीं नहीं, आप ये चला ही नहीं देखें, सकते। लिस्ट ऑफ विटनेस में किसी बंदे का होना या ना होना, ठीक है, ये एब्सोल्यूट बार नहीं है। ऑर्डर 14 में, 15 में आपने देखा होगा कि कोर्ट के पास एक एग्जाम सफिशिएंट पावर्स हैं कि कोर्ट जो है वो किसी को कॉल कर सकती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फर्ज करें अगर रिटन स्टेटमेंट नहीं आती 30 डेज में, तो फिर आप क्या करेंगे? एक्सपर्टी। डिबार हो जाएंगे, एक्स पार्टी प्रूफ। मैंने रिटन स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम, फिर क्या होगा? मैंने 35वें दिन पे रिटन स्टेटमेंट दे दी थी, फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगी। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक डिनाइल एंड इवेसिव डिनाइल? डिनायल आप करते हैं जो साइड पार्ट एग्रेसिव डिनायल क्लियर नहीं होता, तो उसकी जो प्रेजम्पशन है वो आपके अगेंस्ट चली जाएगी। जब आप रिटन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, सबसे पहले एक चीज याद रखें, आपने गुस्से की हालत में रिटन स्टेटमेंट नहीं बनाना। अक्सर जगहों पे मैंने नोट ये किया है कि कभी पहले एक पूरी तकरीर लिखी हुई होती है, दैट द कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 8 आर फॉल्स, फ्रिवलस, कंकॉक्टेड, आफ्टर थॉट, मेलाफिडे, नॉनेस्ट, फुल स्टॉप, आगे पूरी कहानी। ये एडमिशन है। भाई आपने डिनाई तो उसको किया ही नहीं, जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डर 8 में आप क्यों लिखते हैं कि जी दी कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ नंबर सो एंड सो आर फला 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 एंड हेयर बाय स्पेसिफिकली डिनाइड, वेहीमेंटली डिनाइड। ठीक है, यानी कि आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, अदरवाइज इट इज टेंटामाउंट टू एडमिशन। अच्छा, अगर कोई चीज आपने एडमिट कर लिया तो कोर्ट क्या करेगी? जजमेंट ऑन एडमिशन, प्रिलिमिनरी डिक्लेरेशन। प्रिलिमिनरी डिग्री दे देगी ऑर्डर 15 रूल 1 के तहत। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप नहीं आए, एडजमेंट कहाँ पे मिलेगी आपको?
ऑर्डर 17 के तहत जो है वो आप लोगों को एडजमेंट मिल जाएगी। अच्छा जी, ऑर्डर 6 रूल 17 के तहत मैंने कहा नहीं जी, मेरी तो प्लेंट अमेंड करने की मुझे इजाजत दें। गवर्निंग लॉ क्या है कि मुझे जब प्लेंट अमेंड करने की इजाजत देगी कोर्ट, तो क्या नहीं होना चाहिए? आपका रिलीफ है, आप वो उसको जो है चेंज नहीं कर सकते आउट ऑफ रीडिंग नहीं, सबमिशन आउट ऑफ रीडिंग नहीं है, रिलीफ पे ही चेंज होगा। देखिए प्रेयर तो चेंज होगी ना भाई। एक डिफेंडेंट नया आ गया है, ठीक है, वो खुद से आया था कि भी मुझे ऐड कर लें। अब मैं उसके खिलाफ भी तो कोई ना कोई रिलीफ मांगूंगा, प्रेयर तो मेरी चेंज हो गई। मेन करेक्टर, मेन करेक्टर मैं आपको बता देता हूँ, मेन करेक्टर ये है। मेरा ये सूट था जिसमें मैं ये कह रहा था कि कभी जी ये मोबाइल मुझे दिलवा दें प्लीज। ठीक है, मैं इस मोबाइल का ओनर हूँ, मैंने ये ले लिया था। अब मैं कहता हूँ बाद में कि नहीं यार, मैं अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देता हूँ कि जी मैं दूसरे दिन जो चार्जर लेने गया था ना आईफोन का, वो भी मुझे दिलवा दें। तो कोर्ट उसको डिस्कार्ड कर देगी क्योंकि वो करेक्टर चेंज कर रही है। समझ गए हैं? यानी नेचर ऑफ द सूट अगर आपकी चेंज हो जाती है। अच्छा जी, एविडेंस में हु हैज द राइट टू बिगन। अगर एक अच्छा चलें, आज आप लोगों के नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं। हो सकता है आप लोग ज़हीन आदमी, आप लोगों को शायद पता ही हो। कई जगहों पे ये लिखा हुआ होता है ओपीडी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट टू प्रूव प्लेंटिफ, ऑनेस्ट टू प्रूव डिफेंडेंट। अब उसमें हमने ये, कोर्ट इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट किसी भी पार्टी को डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, फर्ज करें इशू नंबर 1 है, उसमें ऑनेस्ट टू प्रूव डिफेंडेंट पे है, तो डिफेंडेंट को कहा जा सकता है कि भी इस पे पहले आप अपनी एविडेंस दें। ठीक है जी, एक चीज मैंने जाके एलेज की थी, उन्होंने डिनाई की थी, बर्डन किस पे शिफ्ट हो गया? डिफेंडेंट पे शिफ्ट हो गया, मगर उसमें पहले मुझे अपना बर्डन डिस्चार्ज करना है। लाइक मुझे इस मोबाइल की सेल रिसीट जो है वो दिखानी है, मुझे दिखाना है कि भी जी पैसे कैसे ट्रांसफर हो गए थे। ठीक है, कुछ ना कुछ मैंने दिखाना है अपना। फिर उसके बाद जो है वो उस साइड पे चली गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप क्या नहीं पूछ सकते? वो तो किसी में भी नहीं पूछ सकते, सॉरी, उसमें एग्जामिनेशन इन चीज में आप क्या नहीं पूछ सकते? लीडिंग क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जा सकते। लीडिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें आपको आंसर पता होता है। ठीक है जी। क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रिंसिपल क्या है? आप नहीं बताएंगे राज प्रसाद, आप नहीं बताएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन के दो प्रिंसिपल हैं। क्या नहीं पूछना चाहिए? नंबर 1, नंबर 2, आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए ताकि बाद में आप एविडेंस के साथ उसको कॉरोबोरेट कर सकें। ठीक है जी, कि जी मैंने किस किस पॉइंट पे इनको शिकस्त देनी है, वो आप सोच के आए हुए हैं ना, वो फिर आपने एविडेंस में उससे कट निकलवाने हैं ना। ठीक है जी, एविडेंस हो गई, फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गया, उसके बाद क्या होगी जी? जजमेंट हो गई। ठीक है जी, जजमेंट एंड फॉलोड बाय जजमेंट एंड डिक्री। अब दोनों सूरतों में अगर सूट आपका जो है वो अलाउ होता है, डिक्री होता है या डिसमिस होता है जी। ठीक है, इसके बाद आपके पास कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं? अरे नहीं, यू आर डिफेंडेंट। अब आपने देखे, बेसिकली लॉ प्रोवाइड्स 3 रेमेडीज: रिव्यू, अपील एंड रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना कि भी ऑर्डर, बाद कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं आपके रिव्यूएबल है। ठीक है, वो सेक्शन 114 रेड विद ऑर्डर 47 आप जो है वो कर सकते हैं, उसको अपना रिव्यू कर सकते हैं। अब आगे आपकी इलेक्शन ऑफ रेमेडीज। ठीक है जी, इलेक्शन ऑफ रेमेडीज ये है कि भी सपोजिडली कि आपको जो है वो तीनों रेमेडीज अवेलेबल है, जो कि नहीं होती, या हम दो कर लेते हैं कि आपके पास रिव्यू भी है और अपील भी है। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि एक डोमेस्टिक रेमेडी है आपके पास और एक रेमेडी है आपके पास जुडिशियल। ठीक है, जैसे कुछ लॉज ऐसे हैं कि कभी आप, जैसे हिरासमेंट का कानून है, आप अपने एम्प्लॉयर को भी शिकायत कर सकते हैं कि जी कोई मुझे हिरास कर रहा है, आप डायरेक्ट ऑम्बड्समैन के पास भी जा सकते हैं।
इलेक्शन ऑफ रेमेडीज ये है कि इन दोनों में से आपने जो चूज कर ली ना, उसको एंड तक लेके जाना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा है या इसमें बड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, कोर्ट वेकेंट है, ये है वो है, इसलिए मैंने दूसरी रेमेडी ले ली। ये हो गया इलेक्शन ऑफ रेमेडी। ठीक है जी। आपने अपील ले ली या ले लिया रिव्यू। ठीक है। अच्छा, रिव्यू में ये होता है कि बाद औक़ात अगर फर्ज करें कि आपकी लिमिटेशन है 30 डेज, आपने रिव्यू दाखिल किया, वो 7वें दिन पे वो हो गया, डिसमिस हो गया, फिर आप दोनों ऑर्डर्स चैलेंज करेंगे। अगर आपने रिव्यू किया था ना जी, रिव्यू भी आपका डिसमिस हो गया मगर आप विद इन लिमिटेशन है, ठीक है, तो फिर आपने दोनों ऑर्डर्स को चैलेंज करना है, पहले वाले को भी बाद वाले को भी। ठीक है। छोड़ना नहीं है। आपने रिव्यू फाइल कर दिया है मगर आप देख रहे हैं कि यार लिमिटेशन के बाद की डेट मुझे मिल गई है, तो मेन ऑर्डर आपने चैलेंज कर देना है। मेन ऑर्डर चैलेंज कर देना है। नहीं तो आपको वो कहेंगे आपने मेन ऑर्डर सेपरेटली चैलेंज किया था, नहीं किया था जी, तो फिर रिव्यू का ऑर्डर तो कोई अहमियत ही नहीं रखता। ये वाला मसला आपको सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में पेश आएगा। ठीक है जी। बोले बोले। अगर मेरी प्लान जो है वो रिजेक्ट हो गई, मैंने फ्रेश 7 फैक्ट्री में जमा करा दी, वो भी मेरी रिजेक्ट हो गई, अब मैं क्या पहले वाले ऑर्डर की अपील में जाऊंगा नहीं 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 या? नहीं। देखिए, अगर आपकी प्लेन रिजेक्ट हुई थी ना, फर्ज करें कि वो डिस्क्लोज, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं डिस्क्लोज कर रही थी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके ने उसकी अपील नहीं की ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। आप 7 रूल 13 के तहत नई प्लेंट ले आए हैं, उसको अपने पैरामीटर्स पे देखा जाएगा, अगर वो भी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो फिर दोबारा आप दोबारा आप 7 13 में जा सकते हैं। ठीक है। मगर फिर कोर्ट आपका एग्जामिन करेगा इस चीज को कि भाई क्या आप उन्हीं चीज, फिर कोर्ट जो है वो आप पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगा सकता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा से बचने के लिए लोग जो है वो अपील में जाते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई जी। अब हम आ जाते हैं एग्जीक्यूशन में। ठीक है जी, डिक्री मेरी फेवर में पास हो गई। ठीक है। तो मैं अब एग्जीक्यूट करवाऊंगा। एग्जीक्यूशन के लिए कौन से दो तरीके होते हैं जी? एग्जीक्यूशन वो तो मोड्स हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि कभी फर्ज करें आपके जुरिस्डिक्शन, आपने डिक्री पास हो गई है मगर बंदा किसी दूसरी जुरिस्डिक्शन में मौजूद है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिक्री वहीं पे लगाएंगे, वहां से परसेप्ट इशू करवाएंगे, 46 वाले परसेप्ट इशू करवाएंगे, वो वहां पे लिखेंगे कि भाई जी इसको आप जो है वो एग्जीक्यूट करें। ठीक है जी। अच्छा, इन बिटवीन जो है मुझे जरूरत पड़ जाती है कि कभी यार ये जो है ना बंदा भाग सकता है। ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा? पीछे भागूंगा। ऑर्डर 38 रूल 5, ठीक है ना, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। उसमें आपने दिखाना है कि कभी जी कोई डिक्री पास होगी ना, एग्जीक्यूशन में भी आएगी यही एप्लीकेशन। इनको पास में डिस्कशन उसमें भी तो जजमेंट पास होगी ना, डिक्री में भी तो जजमेंट पास होनी है ना। तो उसकी वर्डिंग पढ़े आप, उसकी वर्डिंग पढ़ें। उसमें ये कहा हुआ है कि कभी कि अगर वो किसी डिक्री जो है जो लाइकली टू बी पास्ड अगेंस्ट हिम, अगर उसको वो फ्रस्ट्रेट करने के लिए वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करता है तो कोर्ट उसको अटैच कर सकती, मूव करता है उसको अटैच कर सकती है। ठीक है जी। यहां तक समझ में आ गई चीजें? यहां तक समझ में आ गई चीजें? अच्छा, किसी प्रॉपर्टी का रिसीवर अपॉइंट करना है, व्हाट शैल आई डू? आगे फोर्टीन ऑर्डर 40 रूल 1, या इसको किया करे रेड विद, 24 of this relief act, नहीं 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 नहीं, रेड विद सेक्शन 94 सीपीसी, 94 94 सीपीसी। ठीक है। कि कभी जी आप रिसीवर किन सूरतों में जो है वो अपॉइंट होगा? प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो रही हो उनकी,
यहाँ यहाँ पर जो है ना इरेपरेबल लॉस हो रहा हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी वो तो इंजेक्शन हो गया ना, इर्रेपरेबल लॉस, वो हमने पिछली क्लास में काफी डिस्कस। प्रॉपर्टी है तो नुकसान हो रहा है। द प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, द प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वेस्टेड, देन जो है वो आपने क्या करना है, आपने रिसीवर की एप्लीकेशन देनी है। रिसीवर की अपॉइंटमेंट के लिए जो बेसिक क्राइटेरियन है, व्हेन इट अपीयर्स जस्ट एंड कन्वीनियंट टू द कोर्ट, जस्ट एंड कन्वीनियंट। अब ऐसा नहीं है आप एक घर में रह रहे हैं और कोर्ट कह के जाओ जाके भाई इस पे रिसीवर अपॉइंट कर दो, और रिसीवर जाके ताला लगा दे, ठीक है। जस्ट मतलब ये जस्टिस वाला शॉर्ट हुआ है, जस्ट। कन्वीनियंट, बिल्कुल किसी बंदे को इनकन्वीनियंस नहीं हो रही, आप दोनों पार्टी आके कहते हैं कि भाई जी ये प्रॉपर्टी है फला, ठीक है, हमारा डिस्प्यूट है, मगर इस पे कब्जा हो सकता है किसी का भी, कोर्ट अपनी पोजीशन में ले ले, ठीक है, अपनी पोजीशन में ले ले, तो उसके लिए हम जो है वो क्या देंगे, ऑर्डर 40 रूल 1। अच्छा, आप अटैचमेंट में जो है एग्जीक्यूशन में कोर्ट क्या कर सकती है, ठीक है जी, बाय, अब आ जाए थोड़ा सा वो सेक्शन 5 वाले जो है स्पेसिफिक रिलीफ वाले जो पैरामीटर्स हैं, कोर्ट कहेगी कि भाई इनको ये प्रॉपर्टी दो, ठीक है, इन केस नहीं है, ठीक है, तो कोर्ट जो है मुझे कंपनसेशन दिलवा सकती है। अच्छा, अगर कोई बंदा बिल्कुल ही इनकार कर देता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रिजन करेगी, ठीक है जी। सिविल प्रिजन में और क्रिमिनल प्रिजन में क्या फर्क है, लाजमी नहीं, सिविल में आप वो कंडीशन फुलफिल कर दें अगले दिन आ जाए, हाँ, अगले दिन आ जाए। फर्क है सिर्फ सहूलियात का, सिविल प्रिजन में खाना आप अपने घर से लेके जाएंगे, खाना आपके घर से जाएगा, ब्रेड एंड बटर आपके घर वाले मुहैया करेंगे। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन कराया है, तो वो जो डिफेंडेंट है वो उसके थाना उसके घर से आएगा या प्लेंटिफ होया करेगा उसे, प्लेंटिफ करेगा। जो बंदा गया है ना, चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उसके घर वाले करेंगे, दूसरे को जेल वाले नहीं देंगे। सब सिस्टर सलाम उसका यहाँ पे। नहीं नहीं, बेल नहीं होती उसमें, बेल नहीं होती उसमें, ये होता है कि आप जी वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट साइन करना था, आप डॉक्यूमेंट साइन कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, बच्चे की मेंटेनेंस नहीं जमा हुई थी, आप जाके मेंटेनेंस जमा करवा देते हैं, बात खत्म, ठीक है, यहां तक समझ में आई। अब मैं आ जाता हूँ उसी चीज पे जी, एक होती है आपकी मनी डिक्री, एक डिक्री होती है अदरवाइज। मनी डिक्री और दूसरी डिक्री की एग्जीक्यूशन में एक फर्क है। मनी डिक्री की एग्जीक्यूशन में जब ऑब्जेक्टर आएगा ना, उसने कोई ऑब्जेक्ट करना है, तो पहले उसको पूरे पैसे कोर्ट में जमा करवाने होंगे, ठीक है, फ्री में कुछ भी नहीं है। ऑर्डर 21 रूल 26, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव कोर्ट क्या क्या नहीं कर सकती, यार अब खाने पीने से बाहर निकलो, कैन नॉट गो बियॉन्ड एंड बिहाइंड द डिक्री, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता लगा कि हैं यार ये क्या, मलिक साहब जाके जो है वो मेरा मोबाइल ले आए, एग्जीक्यूशन चल रही थी, ठीक है, एग्जीक्यूशन चल रही थी, अब आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, रेस्टिट्यूशन तो तब होगी ना कि जब फर्ज करें आपने पोजेशन मुझे डिलीवर कर दिया था, अपील में फैसला रिवर्स हो गया, अरे भाई आप सही जा रहे थे कि आप उसी सूट में 12, उसी कोर्ट में जो है वो आके 12(2) फाइल कर देंगे, ठीक है, अपील भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर कैन फाइल अपील, एच एम साया केस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री का बड़ा फेमस केस है, ठीक है, जो बंदा एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है ही कैन फाइल अपील। अच्छा, एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो मैं गया, मैंने जाके एग्जीक्यूशन में 12(2) फाइल कर दी, 110 की जरूरत नहीं,
आप याद रखिएगा इस चीज को। 12(2) का बेसिक पैरामीटर ये है कि आप जिस कोर्ट के जिस ऑर्डर के खिलाफ जा रहे हैं, आपने उन्हीं प्रोसीडिंग्स में लगानी है। अगर एग्जीक्यूशन में, फर्ज करें एग्जीक्यूशन में, एग्जीक्यूशन में कहा कि भी सर ये तो आपके पास तो डिक्री आई थी मोबाइल की, आपने उठा के पकड़ा दिया गिलास, तो एग्जीक्यूशन में लगेगी एप्लीकेशन, क्योंकि आप एग्जीक्यूशन का ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी ये जजमेंट एंड डिक्री गलत पास हुई है, तो फिर आगे जाके आप सूट में लगाएंगे। लिमिटेशन क्या है इसके लिए जी, 12(2) के लिए? After the knowledge of date, knowledge will start on it 3 years. 3 years will take you to knowledge. फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज 3 years। ठीक है, 181 रेजिड्यूरी जो आर्टिकल है। ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवीजन एंड अपील? एक तो मैं बता देता हूं। पहला, अपील ए से शुरू होता है, रिवीजन आर से शुरू होता है। दूसरा, उसमें 30 डेज का टाइम है, उसमें 90 डेज का टाइम है। ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है? So appeal is continuation of the judgment and decree. Appeal है और revision of the salary as per CPC अपील आपकी क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे हो सकती है। जो आपकी रिवीजन है वो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होगी। डोंट टेल मी अगेन। जुरिसडिक्शन का जहाँ पर अपील भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, देखो, सारी सीपीसी सारा इल्म आप लोगों ने मुझे सुना दिया। कोई बंदा ये नहीं कह रहा कि सर रिवीजन सिर्फ उस सूरत में होगी जहां पे अपील प्रोवाइडेड नहीं होगी। रिवीजन को इसीलिए जो है वो सीपी के इक्वल कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है किसी सरकारी अमलदार के खिलाफ, तो आप सीपी में आ जाएंगे। ठीक है। अदरवाइज प्राइवेट पार्टीज हैं, आपको कोई अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, तो फिर आप रिवीजन में चले जाएंगे। ये फर्क है। जब आप रिवीजन में जाएंगे वहां पे भी आपके खत्म हो जाएंगे ये अपना क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों खुलेंगे एट द स्टेज ऑफ सेकंड अपील। जब आप सेकंड अपील में आते हैं, सेकंड अपील में भी आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज कर सकते हैं। लाइक वाइज आपकी 711 सीनियर सिविल जज ने डिसमिस की थी, आप चले गए उसके पास, डीजे के पास, रिवीजन में, रिवीजन डिसमिस। अब जब आप सीपी में आएंगे वहां पे आप कोई फैक्ट एलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो उसके इक्वल है, सेकंड अपील के इक्वल है। समझ गए यहां तक? यहां तक समझ में आई बातें? ओवरव्यू मिल गया आप लोगों को सीपीसी का? ठीक है। अब सिर्फ एक चीज सीपीसी को पढ़ने का तरीका, जो कुछ सेक्शंस में लिखा हुआ है ना, वो इंट्रोडक्टरी है। लाइक सेक्शन में अगर लिखा हुआ है कि भी एनी वन कैन डू LLB, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक ऑर्डर मिलेगा, जिस ऑर्डर में फिर सारी चीजें लिखी हुई होंगी कि कितनी एज होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी फीस होगी। अगर फ्रिवलेस ना हो तो तब भी मिल सकती है। नहीं नहीं, मिलनी आपको कॉस्ट ही है सेक्शन 35 के तहत, 35 के तहत। सर अगर सवाल आते हैं तो फिगर में आठ फाइन वाइज कंस्ट्रक्शन वाइज वहां वाइड 88 या आठ सवाल आते हैं इसको आप ऑर्डर का हवाला दें, ठीक है, वो बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि भाई जी ये 3 सिचुएशन है, हो सकता है दोनों दिए हों, ए एंड बी का भी आगे कोई ऑप्शन हो। समझ गए? इस तरीके, नहीं तो आपने ऑर्डर से ही जाना है। जी प्लीज। अच्छा, अब जो है वो ये चीज खत्म हो गई हमारे पास। ठीक है। फर्स्ट क्लास सिविल सूट उसको कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट पार्टी हो। ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कोई भी रिलीफ, कोई भी सूट फाइल किया है ना, कोई सूट फाइल करना है, कि वो आप मैजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते, वो कम से कम सीनियर सिविल जज के पास आएगा। उसको हम फर्स्ट क्लास सूट कहते हैं कि गवर्नमेंट पार्टी है उसमें। सिविल जजेस में नहीं है, सिविल जजेस में नहीं है, अगरचे होनी चाहिए, नहीं है, नहीं है। ठीक है। सिविल जज, सिविल जज, ठीक है, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी लिमिट्स, वो सिविल जज ही होता है। ठीक है भाई। रिवीजन क्या, किस में?
देखे वो भाई रिवीजन के, देखे रिवीजन दो तरह से है ना। रिवीजन में एक मसला ये है, रिवीजन सुओ मोटो भी हो सकती है। आपसे जो हायर कोर्ट है ना वो सुओ मोटो भी कर सकती है। अब जब वो सुओ मोटो, वो उसने एक्सरसाइज नहीं की, और जो नहीं थी वो एक्सरसाइज कर ली, जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है। समझ गए हैं? पैरामीटर्स मुख्तलिफ दिए गए हैं, ये रिवीजनल कोर्ट के लिए है। सीनियर सिविल जज तक जो है वो रिवीजनल कोर्ट मैजिस्ट्रेट डीजे है। ठीक है। डीजे साहब को एक पता लगता है कि भी यार एक कोई भी बंदा आके एप्लीकेशन दे देता है कि जी फलां जगह पे ये एक सूट फाइल हुआ है। ठीक है। उसके तहत देखें इस पार्क का कब्जा भी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो उसमें रिवीजनल जुरिस्डिक्शन में उसको मंगवा सकता है कि भाई ले आओ इसको, मैं एग्जामिन करूंगा। अब वो किस चीज को एग्जामिन करेगा? वो इसी चीज को एग्जामिन करेगा ना कि भी भाई इसकी जुरिस्डिक्शन थी एंटरटेन करने की। ठीक है। जुरिस्डिक्शन थी, तो क्या वो ये रिलीफ दे सकता था? समझ गए हैं? इसलिए रिवीजन की रेमेडी सिर्फ आपके लिए नहीं है, रिवीजन की रेमेडी कोर्ट के अपने लिए भी है। ये इसलिए रखा गया है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपके पास अपील का टाइम था, अब अपील का टाइम खत्म हो गया, अब हम रिवीजन फाइल करते जब अपील है ना आपके पास, फिर रिवीजन आपके लिए है ही नहीं। ये मुतबादिल नहीं है इन चीजों का कि भाई जी 20 दिन का मेरे पास टाइम था रिव्यू का, मैंने रिव्यू कर दिया। 30 दिन का टाइम था अपील का, मैंने अपील कर दी। 90 दिन का टाइम था रिवीजन का, तो मैंने रिवीजन कर दी। ऐसा नहीं है। इलेक्शन ऑफ रेमेडीज लगेगा यहाँ। कॉस्ट जो है वो लाजमी नहीं है कि कभी आपके जो है वो सिर्फ फ्रिवलेस होने पे लगे। आपके एब्सेंस पे भी लग सकती है, आपके कंडक्ट पे भी लग सकती है। हैं। ठीक है। एडजमेंट्स पे भी लग सकती है। आप अननेसेसरी क्वेश्चंस कर रहे हैं उस पे भी लग सकती है। ठीक है। यूएस जुरिस्डिक्शन में इसको हम कहते हैं सैंक्शनिंग ऑर्डर। ठीक है। कॉस्ट बेसिकली द सैंक्शनिंग ऑर्डर अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू। कॉस्ट इस चीज पे भी लगा, मगर ये फ्रिवलेस की कैटेगरी में आ जाएगा कि केस बनता नहीं था, आपने खींच खांच के केस बना दिया। ठीक है। उस पे जो है वो कॉस्ट जो है वो लग सकती है। अब बताएं, मेरा ख्याल है सीपीसी में हमने आज छोड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। कोई और चीज जो आपकी, आपके ख्याल में? अगर आप बता दें कि आप 2 इयर्स एक्सपीरियंस रखा है हाँ जी, सर्टिफिकेट अब मैं आपको उसका बताता हूँ, चाहिए। जो जो ये 2 इयर्स एक्सपीरियंस रखा है ना, वो आपकी प्रैक्टिस एबिलिटी को चेक करने के लिए रखा है कि आप रट्टू तोते हैं या प्रैक्टिस में गए हैं। ठीक है। चीजें रट के आ गए या प्रैक्टिस में। मैंने इसीलिए इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद फिर मैंने जो है वो ये चीजें रखी थी। अच्छा हाँ जी, समरी ट्रायल क्या होता है? ऑर्डर 37। समरी ट्रायल्स होते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे। ठीक है जी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? कि जिनके जरिए आप किसी बंदे को कोई पैसे देने का प्रॉमिस कर चुके हुए होते हैं। ठीक है। अब समरी ट्रायल में चूंकि एक प्रिजम्पशन होती है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है कि ये अगेंस्ट कंसिडरेशन जो है वो इशू किया गया है, तो इसलिए आपको लीव टू डिफेंड का टाइम दिया जाता है कि 10 दिन के अंदर आप आए और लीव टू डिफेंड लें। अब लीव टू डिफेंड क्या होती है कि आपने कोर्ट को बताना होता है कि यार इसमें ये ट्राइबल इशू है, ये इशू ट्राइबल है। सपोजिटली आप कैसे, आप कहते हैं कि जी ये देखें, ये चेक लेके आ गए आपके पास। ठीक है। ये चेक लेके आ गया आपके पास, साहब ये देखें, ये रसीदें हैं, वक्तन फवक्तन मैं तो इसको पैसे पूरे दे चुका हुआ हूँ। दिस इज अ ट्राइबल इशू। ठीक है। भी कोर्ट अगर सफिशिएंट कॉज देखती है ना, या आप आके कह देते हो कि सर मेरा तो और इनके दरमियान कोई फाइडुशियरी रिलेशनशिप ही नहीं था, मैं इनको चेक क्यों दूंगा, मैं इनको चेक क्यों दूं? कोर्ट कह सकते हैं जी आओ भाई, करो एविडेंस लीड। ठीक। उसमें दो कंडीशंस होंगी। कोर्ट कैन डू इट कंडीशनली और अनकंडीशनली। एक कंडीशन अटैच कर देती है कोर्ट आप पे कि इतनी सिक्योरिटी रखवाएं। ठीक है। या कोई भी कंडीशन जो है वो रख सकती है। एक चीज याद रखिएगा, जो कॉमन मिस्टेक हम खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं, जो समरी सूट में एक और बड़ा फर्क ये है कि इसकी जो सर्विस है ना, उसमें सारे मोड्स ऑफ सर्विस एट वंस एग्जॉस्ट होंगे। पेस्टिंग, समन, पब्लिकेशन सब एक ही दिन पे होगी।
और रिटन स्टेटमेंट का लीव टू डिफेंड का टाइम कितना है? 10 डेज। किस सूरत शक्ल में होगी? एफिडेविट्स की शक्ल में होगी। उसमें आपने क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स बताने हैं कि भाई जी क्यों जो है वो ये रेगुलर ट्रायल चलाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपका जो है वो आपने जाके समरी सूट फाइल कर दिया, ठीक है, बनता आपका जो है वो था ऑर्डिनरी सूट, तो कोर्ट क्या करेगी? डिसमिस करेगी? क्या करेगी? वो कंडीशनली जो है लीव डिफेंड अलाउ करेगी, वो डायरेक्ट ऑर्डर लेक्चर का हो जाएगा और नहीं। वाह भैया क्या बात है। तो भाई रिटर्न करेगी। क्या फायदा हुआ इतनी देर मगजमारी करने का? कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ऑर्डर यस। भाई सीनियर सिविल जज की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि भाई वो समरी सूट टेकअप करे। मैं एडीजे की जुरिस्डिक्शन नहीं है, डीजे की जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो ऑर्डिनरी सूट टेकअप करे। वो क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे ना, कि भैया जाओ अपनी रेगुलर कोर्ट में। वो सिर्फ लफाजी का फर्क है। लीव टू अपील और स्पेशल लीव टू अपील में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। 200 की कंप्लेंट है ना जी, उसकी जो अपील है उसमें स्पेशल लीव टू अपील आएगी। अगर लीव टू डिफेंड लीव टू डिफेंड एक अलग चीज है। हमारी कंडीशनली अलाउ हो गई है, कोई टाइम देती है कि 15 डेज के अंदर, तो इसको टाइम के अंदर आप लीव सॉलिड श्योरिटी जमा कराएं। अगर वो बंदा नहीं कराता तो फिर वो आपकी जो है वो अपना वो डिफेंस जो है वो, नहीं 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 नहीं, वो आपका डिफेंस खत्म करेगी कोर्ट, और फिर उसको सूट को डिक्री करेगी। अच्छा सर, अगर वो सॉलिड श्योरिटी जमा कर देता है तो सॉल्वेंट श्योरिटी जमा कर देता है तो बस फिर वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, इश्यूज, और फिर जैसे रेगुलर चलता है वैसे चलेगा। हमीद खान कुछ रह गया सीपीसी में? आप पूछ लो। देखें, मेरा आज का जो मकसद था वो ये था कि भी मैं एक शॉर्ट तरीके से आप लोगों को पूरे सीपीसी के साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं, जो कि ना सिर्फ आपके एग्जाम में काम आए, उसके बाद अगर आपको अल्लाह करे प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो प्रैक्टिस में भी काम आए। ठीक है। थोड़ा सा आपको मॉरली बूस्ट मिलेगा कि यार ये इतनी मोटी सीपीसी आ गई है, मैं क्या करूं। ठीक है। अच्छा, अब एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर किसी बंदे का प्लेंटिफ का इंतकाल हो गया तो फिर क्या होगा? सॉरी, भाई क्यों? नहीं भाई ऐसे नहीं करो ना। क्या होगा? भाई देखें, सिंपल सी बात है, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है, अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो सबसे पहली जो चीज एग्जामिन की जाती है वो ये एग्जामिन की जाती है कि कॉज ऑफ एक्शन सरवाइव कर रहा है या नहीं कर रहा। सपोजिटली सूट फॉर डैमेजेस है। ठीक है जी। सूट फॉर डैमेजेस है। पहले दिन पे ही जो है वो अपना आपने सूट फाइल किया, अदर साइड ने वो लिया, नोटिस लिया, और साथ में ही बंदा मर गया। ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन सरवाइव नहीं करेगा। अगर कॉज ऑफ एक्शन सरवाइव करेगा तो फिर लीगल आयर्स ऑन रिकॉर्ड लेके आए जाएंगे। ठीक है। ऑर्डर 7 रूल 26 में अगर आपने लीगल आयर्स नहीं दिए, ठीक है, प्लेन रिजेक्ट हो सकती है। रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आपने रिटर्न नहीं दिए तो आपका जो है वो डिबार हो सकता है। मगर आपने देखना, फर्ज करें कि आप कंपनी की तरफ से आए हैं, ठीक है, तो कंपनी के लीगल आयर्स तो नहीं होंगे। ठीक है। समझ में आ गई कि किस सूरत में जो है वो बंदे लेके आने हैं आपने लीगल आयर्स, किस सूरत में जो है जब कॉज ऑफ एक्शन सरवाइव करेगा। डैमेजेस के सूट में एविडेंस रिकॉर्ड हो गए तो उसके बाद वो कॉज ऑफ एक्शन सरवाइव करेगा। ठीक है जी, क्योंकि एविडेंस रिकॉर्ड हो गया, अब आगे तो गवाही है, वैसे ही वैसे हैं सिर्फ, बाकी तो और कुछ नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। पापड़ सूट क्या होता है? पापड़ सूट ये वाला हाँ जिसका जो ऑन ओथ ये चीज ऑन एफिडेविट कोर्ट को ये कर देता है कि भाई जी मुझे सू करना है, मगर मेरे पास 3 कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है, इन फॉर्म ऑफ
प्रॉपर जो है ना सूट, प्रॉपर सूट जो है वो मुझे फाइल करने की इजाजत दी, कोर्ट जो है वो क्या इजाजत दे सकती है। अच्छा, कुछ सूट्स होते हैं जिनके लिए जो है वो आपको वो लेनी पड़ती है परमिशन एडवोकेट जनरल की, वो कौन से हैं? GST, trustee, and the trust. सेक्शन 1992 है, 91, 91 92 है। ठीक है, वो पब्लिक चैरिटीज हो गई, ट्रस्ट हो गए, ये वो उनके लिए जो है वो आपको उनसे वहां से जो है वो लेनी पड़ती है। अच्छा जी, माइनर के बाय और माइनर कैसे होगा सूट? भाई कैसे होगा? हाँ ना मैम, उधर तो सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को ये बताई थी। ठीक है, माइनर। और एक चीज यार प्लीज याद रखिएगा, कास्ट लिखना लाजमी नहीं है। ठीक है, किसी की भी कास्ट लिखना लाजमी नहीं है, आपने उसका रिलीजन जरूर बताना है। ठीक है, मैं अपनी प्लेटिंग्स में हमेशा ये लिखता हूँ अडल्ट मुस्लिम, मुस्लिम अडल्ट मैंने कभी नहीं लिखा। अडल्ट मुस्लिम बात मतलब मीनिंग दे रही है। ठीक है, माइनर मुस्लिम थ्रू नेक्स्ट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अच्छा जी, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री किस सेक्शन के तहत होगी? 96, ठीक है ना, 96 आउट ऑफ 41। और फ्रॉम अपील डिक्री section 142, 43। appeal from order, section 104, order 43. सही है, Yes. कॉन्फिडेंस लाओ ना अपने अंदर। और अच्छा एक चीज याद रखिएगा, चीजें सीखने का ना, काम सीखने का फायदा बहुत होता है। अपील जो है ना, आपकी अलाउ हो या डिसमिस हो, अपील डिक्री बनती है। लिमिटेशन कहाँ से शुरू होती है? फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री। ठीक है, अगर आपने जजमेंट चैलेंज किया, डिक्री चैलेंज नहीं किया, अपील मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, डिक्री से जो होती है, तो कई दफा आप टाइम बार हो चुके होते हैं, डिक्री ड्रॉ नहीं हुई होती। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाएं जाके डिक्री ड्रॉ करवाएं, उस दिन से 30 डेज एंजॉय करें। यस, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर, उसको आप अलग से भी चैलेंज कर सकते हैं, और यू कैन वेट कि फाइनल डिक्री जब पास होगी तो मैं उसके साथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मगर उसमें भी बाज़ औक़ात ये होता है कि भी जैसे आप गए, आप 5 डिफेंडेंट्स थे, 4 डिफेंडेंट्स ने जो है वो रिटन स्टेटमेंट लगाया, और उसके बाद 12 रूल 6 की एप्लीकेशन आई, कोर्ट ने जजमेंट ऑन एडमिशन पास कर दिया और उसको डिक्री कर दिया। ठीक है, तो आप उसको उसी वक्त भी चैलेंज कर सकते हैं, उसी वक्त पे ही चैलेंज कर दे, क्योंकि अमूमी तौर पे फिर उसकी फौरी तौर पे एग्जीक्यूशन आ जाती है। ठीक है जी, दैट्स ऑल माय लॉर्ड्स, दैट्स ऑल। ठीक है, आई होप कि आज जो है वो आप लोगों को सीपीसी के हवाले से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।